हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 40A फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो उसमें आपको 4 वर्कशीट्स दी गई हैं। आज जो आपको PDF दी गई है 40A, B, C एंड D, तो चारों वर्कशीट आपकी 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई हैं। और इस तरह से आपका जो चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम वो कंप्लीट हो जाता है। सो 40A जो वर्कशीट है उसमें हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है बच्चों। तो देखिए 2 भागों में विभाजित कौन से विभाग हैं। तो यहाँ पर गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, यानी जो नलियाँ हैं, जो गुहा हैं, वो जो फुफ्फुस यानी फेफड़ों तक जो वायु को पहुँचाती हैं, एक पार्ट तो वो है। और दूसरा प्रणाली क्या है कि जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी फेफड़ों के अंदर जो आदान प्रदान होता है उसमें कौन से जो पार्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ पर अलग अलग गिवन हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है, नाक जो है वो क्या है, वायु को गर्म और फिल्टर करता है। आप सब बच्चों को पता है नाक के अंदर छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं और ये बाल वायु को गर्म करते हैं और बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रसनी बच्चों आप सबको डायग्राम जो है बिल्कुल क्लियर है। तो ग्रसनी आपको याद है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जो कि कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन एक संरचना है जहाँ पर फूड और जो एयर है दोनों के लिए ये कॉमन पाथ है। अब देखिए ग्रसनी वायु के लिए मार्ग है जो श्वास नली की ओर जाता है, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स। तीसरा क्या है, स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स है। एंड नेक्स्ट इज श्वास नली। अब देखिए ग्रसनी को जो है श्वसनी से जोड़ती है, श्वास नली उपास्थि वाले संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। यानी बच्चों ये श्वास नली जो है यानी विंड पाइप, ये जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, तो ये क्या है, दिस इज द विंड पाइप। इसके ऊपर कुछ इस तरह से सी शेप के जो है ये वलय उपस्थित होते हैं और ये वलय क्या करते हैं, ये वलय इसको चिपकने नहीं देते, इसको ये टाइट करके रखते हैं ताकि ये दोनों आपस में ना चिपके। और इस जो ये श्वास नली है इसके अंदर छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं श्लेष्मा के साथ, और ये बाल क्या करते हैं, ये भी वायु को फिल्टर करते हैं, उसको गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज श्वसनी। अब देखिए जो ग्रसनी है वो अंत में 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ये श्वसनी है और ये जो श्वसनी है ये श्वसनी ये अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। अब हम पढ़ेंगे वह प्रणाली जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद देखिए श्वसन श्वसनिकाएं, तो ये जो श्वसनियां हैं ये आगे फिर जो है फर्दर आगे डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस को सतह तक वायु पहुंचाते हैं, तो यहाँ से वायु जो है आगे और आगे जाती है किसके पास, कुपिकाओं के पास। उसके बाद देखिए कुपिका वाहिनी, ये क्या होती है, कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क है जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचती हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है फर्दर डिवाइड होती हैं छोटी छोटी कुपिक वाहिनियों में। सो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो है क्या होता है, लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स है और ये जो है विंड पाइप है जिसके ऊपर सी शेप की रिंग होंगी। उसके बाद जो वायु है वो अंदर प्रवेश करती है इनमें श्वसन श्वसनिकाओं में। पहले यहाँ पर श्वसनी है, उसके बाद ये श्वसनिकाएं हैं और ये श्वसनिकाएं कुपिका वाहिनियों में जो है ये क्या है, कुपिका वाहिनियां फर्दर ये डिवाइड होती रहती हैं और लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ये ओपन होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कुपिका कहते हैं। और कुपिका के अंदर ही जो गैसें हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो देखिए लास्ट में क्या है फिर कुपिका। फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां
तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है कि फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां क्या, उनका क्या नाम है? उनका कुपिका नाम है, जहां गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों में क्या अंतर होता है। सभी बच्चों को पता है कि सांस लेना क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त जो है वायु को अंदर लेना। अब हम जो वायु ले रहे हैं वो छन के तो जाती नहीं है कि केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो जो वायु है हम वो जो है सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन युक्त वायु लेना ही क्या कहलाता है? सांस लेना कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये डायफ्राम है। डायफ्राम से जो ऊपर की जो ये गुहा है, इसको हम थोरेसिक गुहा बोलते हैं, और इससे नीचे की जो गुहा है उसको हम उदर गुहा बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, यानी थोरेसिक गुहा और उदर गुहा। अब होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जहां डायफ्राम जो है वो समतल हो जाता है। डायफ्राम समतल हो जाएगा और इसके कारण जो आयतन है वक्ष गुहा का, ठीक है, वो बढ़ जाता है। थोरेसिक गुहा यानी वक्षीय गुहा, इसका आयतन बढ़ जाता है और इससे वक्ष गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर भर जाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है हमारा सांस छोड़ना। अब देखिए, CO2 का निष्कासन है सांस छोड़ना, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसको बाहर निकालते हैं, और यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है, यानी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। डायफ्राम जो है वो गुंबद के आकार का हो जाता है कुछ इस तरह, जिससे आयतन कम हो जाएगा। वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है, और फेफड़ों से वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सांस लेना और सांस छोड़ना, ये डायफ्राम जो है इसका काफी यहाँ पर अहम रोल है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि जो कुपिकाएं हैं और केशिकाएं हैं उनके बीच गैस का विनिमय कैसे होता है। हमने पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, क्या जो है उसके लिए ऑर्गन्स उसके साथ लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाते हैं, वायु को अंदर पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी, हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक कैसे पहुंचती है। तो उसके लिए जो तंत्र है वो क्या है? वो है रक्त। ठीक है, रक्त जो है वो ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं तक लेकर आता है। तो इसमें देखिए कैसे होता है। ये क्या है? ये एल्वियोलाई है, और मैंने आपको बताया था कि जो ये कुपिकाएं होती हैं ये इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होते हैं? इसके चारों तरफ जो है जो रक्त की कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, वो इसके चारों तरफ लिपटी हुई होती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर आती क्या है? पहले ऑक्सीजन होती है, और जो ये रक्त है ये ऑक्सीजन को ले लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त के अंदर, ठीक है, वो विसरण प्रोसेस के द्वारा अंदर चली जाती है। विसरण प्रोसेस यानी रक्त के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है लेकिन कुपिकाओं के अंदर कम है, इसीलिए ये विसरण के द्वारा यहाँ पर ये जो है इसके अंदर चली जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक कैसे पहुंचती है। ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है कि जो हम बहुकोशिकीय जीव हैं, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जो बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, तो विसरण प्रोसेस के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहेंगे? श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक यानी सांस लेने के लिए जो वर्णक बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। ओके, क्या है वो? हीमोग्लोबिन। तो इसके कारण जो ऑक्सीजन है वो हर एक कोशिका तक पहुंचती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बहुत आप कह सकते हो इसकी बंधुता क्षमता जो है, जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है बहुत जल्दी। फुफ्फुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, और जो केशिकाएं हैं, केशिकाएं यानी जो बहुत पतली पतली आगे कैपिलरीज हैं, वो क्या करती हैं? शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं में छोड़ देती हैं, यानी जो ब्लड की जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, वो क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कुपिकाओं में छोड़ देती हैं, और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
जैसे जैसे जंतुओं का शरीर उनका आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। तो देखिए बच्चों, जंतुओं का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उनके लिए केवल विसरण प्रोसेस के द्वारा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो जाएगी, वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो उसकी दक्षता इससे कम हो जाती है और फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। और वो वर्णक जो है उसको क्या कहते हैं? मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ठीक है, और यह वर्णक कहाँ उपस्थित होता है? यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। सो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है? तो आंसर रहेगा उपास्थि जो वलय है, ठीक है, वो सी आकार के छल्ले होते हैं। उपास्थि वलय, यहाँ पे आप लिख लेंगे उपास्थि वलय सी आकार के छल्ले होते हैं जो कि श्वास नली को खुला रखते हैं और उसको आपस में चिपकने नहीं देते हैं। तो वो क्या होते हैं? उपास्थि वलय होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड, बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों के वायुकोश में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर सारी जो शरीर है उसकी कोशिकाओं में उसको भेज देता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया को समझाइए। तो सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान क्या प्रक्रिया होती है? सांस लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु लेना, वो क्या कहलाता है? सांस लेना। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। यहाँ डायाफ्राम समतल हो जाता है, तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल समतल हो जाएगा। इससे वक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाता है और इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से सांस लेने में डायफ्राम की भूमिका होती है। समतल होने के कारण वक्षीय गुहा आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सांस छोड़ने के दौरान देखिए CO2 का सांस छोड़ना, CO2 का निष्कासन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है। तो पसलियों से जुड़ी जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं और डायाफ्राम जो है वो गुंबद के आकार का हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु का दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। वायु जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चंस। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।